सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी सरकारी रेल प्रणालियों में एक है, जो कि यात्री एवं माल यातायात सेवाएं प्रदान करने वाले एकीकृत मंत्रालय के रूप में कार्य करती है। देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ रेलवे देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। सन 1924 से 2017-18 तक रेल बजट को सामान्य बजट से अलग रखा गया था, किंतु रेलवे की आमदनी और खर्च से संबंधित आंकड़े सामान्य बजट में ही दर्शाए जाते थे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मोदी सरकार द्वारा रेलवे बजट और आम बजट का विलय करने के बाद रेलवे को लाभांश देने से भी मुक्त कर दिया गया, जिससे कि रेलवे की पूंजी में बढ़ोतरी हुई और उसे अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता मिली है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का उत्तम उदाहरण है। महोदय, पूर्व में रेल बजट में शामिल योजनाओं का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता था, जिसमें कि 40% तक कटौती कर दी जाती थी, परंतु योजना आयोग की समाप्ति तथा नीति आयोग के गठन के उपरांत रेलवे की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए रेलवे के सकल बजटीय सहायता में हर वर्ष बढ़ोतरी हुई है। केवल पिछले वर्ष को यदि हम छोड़ दें तो जब यह घटकर केवल 19% रह गया था। यह भी विश्वव्यापी कोविड महामारी के कारण, जब रेलवे का परिचालन यात्री यातायात में पूर्ण रूप से ठप हो गया था और रेलवे का वित्तीय संकट बढ़ गया था, फिर भी रेलवे ने इस अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में अद्वितीय सेवा प्रदान की। 4,621 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा 63,13,000 श्रमिकों तथा अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। रेलवे ने इस अवधि के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के भोजन की व्यवस्था भी रेलवे ने की। महोदय, रेलवे ने इस अवधि के दौरान चिकित्सा उपकरण, दवाएं, अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष पार्सल सेवाओं का संचालन किया। इसके अतिरिक्त रेलवे में 5,600 से ज्यादा रेल डिब्बे को कोविड क्वारंटाइन और आइसोलेशन केंद्र के रूप में प्रयोग होने के लिए परिवर्तित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय रेल मंत्री जी की कार्यकुशलता ने रेलवे के द्वारा कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और अतुलनीय सेवा प्रदान करने की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। महोदय, यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि आजादी के बाद के दशकों में रेल की क्षमता वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अब इसकी क्षमता बढ़ाने पर काफी तेजी से कार्य हो रहा है, अतः इसके लिए निवेश की दरकार है। महोदय, मोदी सरकार के पहले तक सालाना 20,000 करोड़ रुपये रेलवे के ढांचागत विकास पर खर्च किए जाते थे। ये आंकड़े बोल रहे हैं, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा। 20,000 करोड़ रुपये, जबकि वर्तमान कोविड काल में भी 1,37,000 लाख करोड़ रुपये इस मद में आवंटित किए गए हैं, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। रेलवे के ढांचागत सुधार के द्वारा हम और अधिक यात्री गाड़ियां चला पाएंगे, जिससे कि अभी तक जो यात्री प्रतीक्षा सूचीबद्ध होते थे और जगह के अभाव में यात्रा नहीं कर पाते थे, उन्हें भी टिकट की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी और रेलवे की यात्री आय में भी बढ़ोतरी हो पाएगी। महोदय, मोदी सरकार द्वारा रेलवे के आंतरिक संसाधनों तथा बढ़ते हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन में आंतरिक संसाधनों की आय को हर वर्ष कुछ ही प्रतिशत बढ़ाया गया, जबकि सकल बजटीय समर्थन में निरंतर बढ़ोतरी की गई, जो कि इस वर्ष 2020-21-22 में बढ़कर 21-22 में बढ़कर 2,15,058 करोड़ रुपये हो गई है। सरकार द्वारा इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि आंतरिक संसाधनों की घटती आय के चलते रेलवे के विकास गतिविधियों में कोई बाधा न आए। महोदय, आंतरिक संसाधनों की आय का यदि हम आकलन करें तो हम देखेंगे कि वर्ष 14-15 के दौरान यात्री किराए में 14.2% की वृद्धि की गई थी 14-15 में। उसके बाद वर्ष 19-20 तक कोई वृद्धि नहीं हुई है। 19-20 में यात्री भाड़े में मामूली वृद्धि की गई, जो कि 1 पैसे प्रति किलोमीटर से 4 पैसे प्रति किलोमीटर की गई, जबकि कर्मचारी लागत निरंतर बढ़ती रही। साथ ही पेंशन फंड में विनियोग बढ़ता रहा। हमारी सरकार द्वारा
इसको नजरअंदाज नहीं किया गया, न कि यात्रियों को सुविधा होने दी गई और जीबीएस में बढ़ोतरी कर दी गई। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेलवे अपनी क्षमता से अधिक यात्री और माल ढोती है, जिससे कि उन्हें नवीनीकरण और प्रचालित संसाधनों को बदलने में परेशानी होती है। साथ ही आंतरिक संसाधनों को कमी को देखते हुए यह काम नहीं हो पाता था। इसके लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष की स्थापना की, जो हमारी सरकार ने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष की स्थापना की, जो कि एक नॉन लैप्सेबल कोर्स है, ये लैप्स नहीं करता है और हर वर्ष इसमें 20,000 करोड़ रुपए का विनियमन किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा संबंधित लंबित कार्यों जैसे रेल मार्ग नवीनीकरण, सुरक्षा पुलों का सुदृढ़ीकरण, मानव रहित संपर्क समाप्त करना, अनुरक्षण सुविधाओं का उन्नयन, संकेत व्यवस्था में सुधार और आईसीएफ यात्री डिब्बों को एलएचबी डिब्बों द्वारा बदलना इत्यादि कार्य है। इस कोष की स्थापना के बाद इससे किए गए कार्यों का परिणाम अब सामने आने लगा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 2014-15 से लेकर 2020-21 तक रेल दुर्घटनाओं में प्रकट रूप से कमी आई है। 2014-15 में कुल दुर्घटनाएं 135 थी, 15-16 में 107, 16-17 में 104, 17-18 में 73, 18-19 में 59, 19-20 में 55 और 20-21 में 22 थी। अतः रेलवे द्वारा किए गए सभी प्रयास अब रंग दिखाने लगे हैं और इस कोष की स्थापना के पीछे के उद्देश्य को सही साबित कर रहे हैं। अभी राम मोहन जी का मैं सुन रहा था। महोदय, पिछली सरकारों द्वारा बजट में कई सारी नई ट्रेनों की उद्घोषणा की जाती थी, परंतु जमीनी स्तर पर इनमें से कुछ ही ट्रेनें चल पाती थी। रेलवे के सतत प्रयास से हमारी सरकार द्वारा पिछले वर्ष 14-15 में 228, 15-16 में 147, 16-17 में 223, 17-18 में 170, 18-19 में 266, 19-20 में 153 और 20-21 में 54 नई ट्रेनों का संचालन किया गया, जिससे भारत के कई क्षेत्र रेल रूट पर आए और यात्रियों को सुविधाएं मिली। महोदय, इसी प्रकार वर्ष 14-15 से लेकर 2020-21 तक 375 रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया है और ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को बल मिला। यात्री सुविधाओं और खान पान व्यवस्था में रेलवे द्वारा काफी सुधार किया गया है और ट्रेनों में ई कैटरिंग की व्यवस्था भी अब प्रारंभ कर दी गई है। महोदय, रेलवे ब्रॉडगेज लाइनों पर 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है और वर्ष 2023 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महोदय, इससे पर्यावरण में सुधार होगा, साथ ही रेलवे ईंधन पर होने वाले व्यय को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। महोदय, रेलवे द्वारा रेल लाइनों के साथ ट्रेनों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में हम विद्युत पर होने वाले व्यय को भी नियंत्रित कर पाएंगे। महोदय, पिछली सरकारों के द्वारा दावे तो बड़े बड़े किए गए, परंतु वित्त पोषण के नाम पर प्रस्तावित अनुमान से कहीं नीचे धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मुश्किल आती थी। वह कई सालों तक लंबित रहती थी, जिससे कि अनुमानित लागत में वृद्धि हो जाती थी। यह कई साल तक पूर्ण नहीं हो पाती थी। महोदय, 2014 में नई लाइनों के लगभग 99 प्रोजेक्ट थे, जिनमें से एक ही पूरा हो पाया और उनमें से 4 प्रोजेक्ट तो ऐसे थे जो कि 30 सालों से भी ऊपर से चल रहे थे। ये 2014 के पहले की कहानी है और ये 2014 तक भी अधूरे ही थे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हम इसे या तो यह कह सकते हैं कि लक्ष्य अवास्तविक होते थे या इनमें दृढ़ इच्छा की कमी होती थी, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा हर एक प्रोजेक्ट की प्राथमिकता और उसकी आर्थिक व्यावहारिकता के आधार पर आकलन और क्रियान्वयन होता है। महोदय, हमारी सरकार द्वारा समर्पित माल गलियारे के निर्माण के लिए पर्याप्त धन का प्रबंधन किया गया, जिससे कि माल गलियारे को क्रियान्वित करने को बल मिला और गत वर्ष इसके 2 खंड माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित किए गए और अब इन पर मालगाड़ियों की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो कि पहले 25 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे पर चल रही है। इतना भारी परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है। महोदय, हम आंकड़ों की बात करें तो मैं यह बताना चाहूंगा कि 2009 से 14 तक औसतन वार्षिक कैंपेक्स
45,99,512 करोड़ रुपये हो गया था, जो वर्ष 21-22 में 2,15,000 करोड़ रुपये और अब यानी वर्ष 22-23 में 2,45,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिकतम। वहीं हम लोकोमोटिव के उत्पादन की बात करें तो 14-15 में 250 था, जो 20-21 में तिगुना होकर 764 हो गया है। महोदय, रेलवे ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी अनूठी पहल की है। इसके तहत देश के कई रेलवे स्टेशनों के संचालन की 100% जिम्मेवारी आज महिलाएं संभाल रही है। ये 2014 के बाद की कहानी है। महोदय, भारतीय रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने वाले रेलवे सुरक्षा बल में भी अब महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अध्यक्ष सभापति महोदय, हम वर्ष 2023 के बजट 22-23 के बजट में अमृतकाल के लक्ष्य की प्राथमिकताओं में पीएम गति शक्ति के तहत एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क, जिससे पार्सलों के प्रेषण में सुविधा हो, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, कवच क्षेत्र का विस्तार और नई जनरेशन की 400 वंदे भारत ट्रेन की कार्य योजना अति सराहनीय, अति प्रशंसनीय है, जिसका इस बार के बजट में उल्लेख किया गया है। महोदय, हम बिहार के लोग मोदी सरकार के अत्यंत आभारी हैं कि बिहार को रेलवे की तरफ से इस बजट में 66.6 करोड़ रुपए राशि मिलने वाली है। इस बजट में हाजीपुर सुगली रेल लाइन के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण निर्माण कार्य में तेजी आएगी। मेरा विश्वास है कि विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप के सरिया तक 2024 तक रेल मार्ग का निर्माण अवश्य का इसका काम पूरा हो जाएगा। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र मोतिहारी की जनता की ओर से मोदी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने चंपारण में मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, नरकटियागंज, वाल्मीकि नगर तक 280 करोड़ रुपए की लागत से विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है एवं इसी रेलखंड पर के दोहरीकरण के कार्य हेतु 1185 करोड़ रुपए और दूसरे पोर्शन के लिए 1215 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस बार बजट में भी पर्याप्त आवंटन किया गया है, जिससे इस कार्य की प्रगति में तेजी आएगी और वर्ष 2024 तक यह कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विद्युतीकरण एवं दोहरीकरण के इन दोनों कार्यों को हमारे संसदीय क्षेत्र के मोतिहारी में गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। महोदय, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन एक ऐतिहासिक, बस 2 मिनट, ऐतिहासिक स्थान है जहां गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन से आए थे। मोतिहारी की माटी से ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। यही सत्याग्रह देश की आजादी का औजार बना। मोदी सरकार के आने के बाद आज बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन एक दर्शनीय बन चुका है। चंपारण सत्याग्रह जो सप्ताह में 1 दिन वहां से चलती है, माननीय मंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने उससे 2 दिन अब चलाने का निर्णय किया और 2 दिन चल रहा है। बापू धाम मोतिहारी स्टेशन के दोनों तरफ के विचरण क्षेत्र का उन्नयनीकरण एवं प्लेटफार्म नंबर 1 एवं 2 के सतह का उन्नयनीकरण का कार्य तथा 15वें पीपी शेल्टर का प्रावधान भी किया गया। मैं इस स्टेशन की इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि गांधी जी जब चंपारण गए थे तो जितने 4-5 रेलवे स्टेशन है उस सब जगह उतरे थे और हमारे रेल मंत्री जी मोदी सरकार आने के बाद सभी स्टेशनों पर गए और उसके बाद जो विकास हुआ है थोड़ी मैं उसकी चर्चा करूंगा। महोदय, इसके अतिरिक्त फुट ओवर ब्रिज के विस्तारीकरण का कार्य पूरा किया गया है। अब बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर 6 मीटर लंबे पैदल ऊपरी पर समाप्त करें। हम 15 मिनट का मेरा टाइम है सर, उसको पूरा करने दीजिए। रैंप के साथ निर्माण, प्लेटफार्म पर लिफ्ट एवं शौचालय सीढ़ी का निर्माण, 2 नए एसी विश्रामालय, 2 नए नॉन एसी विश्रामालय, 1 आरक्षण कार्यालय, 6 डॉर्मेट्री रूम तथा 1 क्लॉक रूम के निर्माण की स्वीकृति मिली है। महोदय, इसी तरह से मेहसी के अंदर फिर आप देखेंगे तो जितने हमारे हॉल्ट दोहरीकरण का काम तेजी से हो रहा है और दोहरीकरण के साथ ही जो प्लेटफार्म है उसको उठाना, ऊपरी पुल का निर्माण, नए स्टेशन भवन का निर्माण, ये काम चल रहे हैं। पिपरा स्टेशन पर भी काफी विकास हुआ है और हमारे बापू धाम मोतिहारी के संपर्क फाटक संख्या 159 पर ऊपरी पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है और जितने भी हमारे 160, 158, 137, 145 ऊपरी पुल
की स्वीकृति यहाँ से हो चुकी है, राज्य सरकार के साथ वो प्रक्रिया चल रही है और राज्य सरकार के सहयोग से मुझे विश्वास है कि काम पूरा हो जाएगा। महोदय, आजादी के 75वें साल में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर आजादी की नींव की धरती, चंपारण सत्याग्रह की धरती, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को भव्य एवं दिव्य बनाने हेतु जो हमारे रेल मंत्रालय ने जो कुछ किया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से महोदय आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने 14 के बाद जिस प्रकार से मोतिहारी के विकास किया है और उसके पीछे कहानी यही है कि बापू धाम मोतिहारी उसका नाम पड़ा है। और मैं अब अंत में माननीय रेल मंत्री से ही निवेदन करूंगा कि वहां पहले बहुत सारी ट्रेन मोतिहारी से खुलती थी, लेकिन 14 के पहले वो सारी ट्रेन दूसरे जगह चली गई। तो एक ट्रेन जो चंपारण सत्याग्रह चलती थी 2 दिन किया गया, लेकिन हर साल 15 अप्रैल को और 17 अप्रैल को चंपारण सत्याग्रह का हम आयोजन करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी वहां गए थे एक बार। एक ट्रेन बापू धाम से अयोध्या धाम चलाने की यदि आप कृपा करें तो हमारी जनता आपके प्रति आभारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अद्भुत कार्य के लिए मैं रेलवे को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।